नमस्कार न्यूज़ को बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी शरीफ। आज 20 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक ही मंच को साझा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। एक ही मंच पे दोनों नेता जो हैं वो साथ नजर आएंगे। दरअसल आनंद मोहन अपने पैतृक गांव में आज अपने चाचा जी और दादाजी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता भेजा था। नीतीश कुमार ने ये न्योता स्वीकार भी कर लिया। नीतीश कुमार आज सहरसा पहुंच रहे हैं, जहां वो आनंद मोहन से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और साथ-साथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। अब जब से नीतीश कुमार के सहरसा पहुंचने की बात आई है, तब से बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि एक टाइम पर नीतीश कुमार और आनंद मोहन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। दोनों ने आनंद मोहन ने कई बार मंच से नीतीश कुमार के लिए वोट भी मांगा था, लेकिन अब ये दोस्ती कहीं ना कहीं टूट गई। नीतीश आनंद मोहन जो है वो जेडीयू से अलग होकर आरजेडी से कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन था। अब सवाल ये आता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है। नीतीश कुमार आखिर सहरसा जा रही हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है। दोनों नेता आज मंच से क्या अहम बोलने वाले हैं, क्या अहम लोगों तक संदेश पहुंचाने वाले हैं, तो इसी पे आज हमारी डिबेट होगी। इस डिबेट के लिए आज हमारे साथ हमारा एक पैनल जुड़ चुका है। इसमें सबसे पहले सौरभ कुमार जी जुड़े हैं, जो वरिष्ठ संवाददाता हैं, अनामिका सिंह प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू, विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर, रामकुमार सिन्हा प्रवक्ता आरजेडी और आखिर में अपने राजनीतिक बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये सबसे पहले सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर 20 साल बाद नीतीश कुमार और आनंद मोहन मिल रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे, तो क्या लगता है दोनों नेता जो हैं वो क्या मतलब एक तरीके से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या लगता है क्यों ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है और क्यों बिहार की सियासत इस मुलाकात से जो है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल सलोनी, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मिनट सॉरी, किसी का माइक ऑन है। हाँ हाँ, अब बोलिए, आप बताइए। जी बिल्कुल सलोनी, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाऊंगा, थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। और जब आनंद मोहन जेल में थे और उनको उनकी जो सजा थी आजीवन कारावास की, वो पूरी हो गई थी, लेकिन सरकार का एक कानून था, बिहार सरकार का, जो उन्हें जेल में रोके रखा था। और वो कानून ये था कि अगर किसी सरकारी सेवक की हत्या होती है तो जो भी आरोपी होता है वो बिना राज्य सरकार के परमिशन के वो जेल से बाहर नहीं आ सकता है। बिहार सरकार ने कानून में संशोधन नहीं किया, बल्कि उस कानून को ही खत्म कर दिया। जो आनंद मोहन को बाहर आने में जो बाधा थी उसको ही खत्म कर दिया। और केवल आनंद मोहन नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि शायद 27 कैदियों की रिहाई उस वक्त हुई थी। आनंद मोहन भी जेल से बाहर आ गए और उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद उनका एक ही एजेंडा था, वो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे थे, दौरा कर रहे थे और सभी अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और मुझे लगता है कि अगले महीने उनकी एक विशाल रैली पटना के गांधी मैदान में भी होने वाली है, जहां वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से आनंद मोहन एक दबंग नेता हैं, बाहुबली माने जाते हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, अपना उनका कोसी क्षेत्र में काफी वर्चस्व भी है। तो सभी पार्टी जो है आनंद मोहन को अपनी तरफ खींचना चाह रही है। नीतीश कुमार की सरकार या महागठबंधन की जो सरकार थी, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया आनंद मोहन के रिहाई को लेकर, कानून को ही खत्म कर दिया। तो आनंद मोहन बाहर आ गए और अपने लोगों को महागठबंधन सरकार के पक्ष में इकट्ठा करने लगे। इस बीच में आपने भी देखा होगा ठाकुर विवाद, आनंद मोहन और मनोज झा के बीच में जो हुआ, जिस तरीके से आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा, और उन्होंने राज्यसभा के अंदर जो उन्होंने बयान दिया, उससे ठाकुर समुदाय के जो लोग थे वह काफी गुस्से में आ गए थे। और उनके बेटे यानी चेतन आनंद जो है आनंद मोहन के बेटे,
उन्होंने काफी मनोज झा को लेकर काफी कड़ा बयान भी दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि मनोज झा को माफी मांगने की जरूरत है। उससे 2 कदम आगे आनंद मोहन ने यहां तक कह दिया था कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा के अंदर होता तो मनोज झा का जीभ जो है वो खींच के सभापति की तरफ उछाल देता। तो निश्चित रूप से उसके बाद आनंद मोहन और आरजेडी के रिश्ते में जरूर खटास आ गई और लालू यादव आ गए मनोज झा के समर्थन में। लालू यादव ने यहां तक कह दिया कि आनंद मोहन के पास ना अक्ल है ना शकल है, वो जो बोलता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन नीतीश कुमार इतर जाकर, यानी लालू प्रसाद यादव से इतर जाकर आनंद मोहन के न्योतों को स्वीकार भी किया और आज नीतीश कुमार आनंद मोहन के गांव भी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर के बाद मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और नीतीश कुमार की कोशिश है कि आनंद मोहन जिस समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ खींचा जाए। जी जी हेमराज जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आरजेडी की आपत्ति जताने के बाद भी नीतीश कुमार आनंद मोहन से मिल रहे हैं आज। मतलब हमने ठाकुर विवाद भी देखा, कितना बड़ा विवाद हुआ था वो, उसके बाद भी नीतीश कुमार का आनंद मोहन से मिलना। इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस धरती पर पहुंचे हैं, ये दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी की न्याय के साथ विकास। लगता है हेमराज जी का कनेक्शन जो है वो हट चुका है। विनीत जी, आपके पास आऊंगी मैं। क्या लगता है ये जो मुलाकात है ये क्या नया रंग देके आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी नजर आ रहा है कि जेडीयू जो है वो जेडीयू और आरजेडी की जो राहें हैं वो अलग होती जा रही हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आरजेडी से अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे, वहां पे नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। लालू ने कल भरे मन से कह दिया कि इंडिया अलायंस की जो अगली मीटिंग होगी या एक तरीके से इंडिया अलायंस अगला बड़ी रैली होगी वो गांधी मैदान में होगी। तो नीतीश कुमार हमेशा से इंडिया अलायंस को आगे रखते हुए चले आए हैं। अब लालू का इतना बड़ा बयान आना, क्या लगता है आरजेडी जेडीयू की राय कहीं ना कहीं अलग हो रही है? सलोनी जी, पहले तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, विशेष करके आपको, सौरभ भाई को। मुझे अनायास ही 2 लाइनें याद आती हैं बशीर बद्र की। वो कहते हैं, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिल सकते तो हाथ भी ना मिला। अब आलम यह है नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव का, अभी जो मौजूदा जो संबंध है इनका, कि हाथ तो मिला लिया इन्होंने पर ये गले मिले नहीं, ना इनके वसूल मिले, ना इनके संस्कार मिले। अब आपने जैसे कि बिल्कुल सही कहा है, कल जो है कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को बुलाया था, नीतीश कुमार जी को नहीं बुलाया था। इसके अलावा ऐसे कई भी किस्से हुए, आप देख लीजिए। जब घमंडिया गठबंधन की शुरुआती दौर में बात हुई थी तो नीतीश कुमार जी उसके सूत्रधार कहे जाते थे। पटना में पहली मीटिंग के बाद धीरे धीरे राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और खड़गे जी की अहमियत बढ़ने लगी और आज आलम यह है कि नीतीश कुमार जी के हाथों से वो बिल्कुल फिसल चुका है और जो घमंडिया गठबंधन है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के पाले में है। तो नीतीश कुमार जी धीरे धीरे साइड किए जा रहे थे। अब नीतीश कुमार जी जैसे बिहार में भी ठंड ने दस्तक दे दिया है, तो राजद जदयू के रिश्तों में भी ठंड ने दस्तक दे दिया है। अब आप देखिए नीतीश कुमार जी हर वो काम कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस ने कहा था राहुल गांधी ने कि भैया हमें 2 मंत्री पद दीजिए, अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा आप देखिए कि राजवर्धन आजाद जी को एमएलसी बना दिया गया, अभी आनंद मोहन जी की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार जी हर वो काम करेंगे जो लालू प्रसाद और कांग्रेस के फायदे की नहीं हो, क्योंकि उनको दबाव की राजनीति बनानी है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है घमंडिया गठबंधन से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, संयोजक पद ये सब बीते दिनों की बात हो गई है। तो आनंद मोहन जी की रैली में जाना, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की सोची समझी एक एफर्ट है, एक कदम उठाया गया है। और नीतीश कुमार जी, क्योंकि अब जातीय गणना का सर्वे भरे वो मैनिपुलेटिव सर्वे था, डेटा था, लेकिन फिर भी कमोबेश उनको अंदाजा हो गया है कि कितने जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं।
अब ब्राह्मण जाति और राजपूत जाति कम से कम आपस में बराबर बराबर ही है। तो मैंने कहा कि अभी एमएलसी बना दिया गया आजाद जी को और अभी आनंद मोहन जी के घर पे जाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी समय के अनुसार हर जाति को टटोलेंगे, उनका मुंह छुएंगे, क्योंकि काम तो किया नहीं है इन्होंने। तो 2024 और 25 में क्या लेके जनता के पास जाएंगे? तो जो बांटने की जो आदत रही है, अब उससे आगे बढ़ते हुए सबको टटोलना है कि भाई देखिए नीतीश कुमार जी को शायद कुछ दे सके आप। इसीलिए नीतीश कुमार जी अब देखिए बोलना चालू करते हैं ना कि हिमराज जी हमको बेचैनी धर रखा है। हिमराज जी आपको भी समय दिया जाएगा। हिमराज जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मौका मिलेगा। अरे मैं खत्म कर रहा हूँ, हम खत्म कर रहे हैं। 2 मिनट शांत हो जाइए, इसके बाद आप ही का नंबर है। क्या है इनको बाई धर लेता है भाई। तो कहने का मतलब सलोनी जी ये चलता रहेगा। पहले माइक ठीक कर लीजिए, पहले माइक ठीक कर लीजिए। हिमराज जी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। हिमराज जी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, पहले उसको ठीक कर लीजिए। आखिरी में सौरभ भाई और सलोनी जी 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा कि नीतीश कुमार जी की कवायद जारी रहेगी, हर किसी को टटोलेंगे और राजद और जदयू ज्यादा दिन तक 24 से पहले जो है इनका भंडा फोड़ो के ये अलग अलग हो जाएंगे। जी हिमराज जी बोलिए। अब सेम सवाल आपसे, मतलब जो पहला आपसे सवाल किया था वही अब आप बताइए, बोलिए। हिमराज जी आपको आवाज मिल रही है? हिमराज जी हिमराज जी आपका जो ऑडियो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पहले आप उसको ठीक कर लीजिए। आप जहां पे हैं आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कर लीजिए। चलिए मैं अक्षय जी की बात आती हूँ। अक्षय जी क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार, क्योंकि कई पिछले हफ्ते भी हमने देखा नीतीश कुमार के 2 ऐसे बयान सामने आए। एक तरफ मोतिहारी में वो बीजेपी से प्यार करते नजर आए और अगले ही दिन सफाई देते हुए उन्होंने तेजस्वी को अपना बच्चा बता दिया। अब आज वो आनंद मोहन से मिलने पहुंचे हैं, संबोधन करेंगे, उनके घर पहुंचे, उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार के मन में क्या है? इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अब 10 जो नाम है 10 नाम उतार दिए, उनमें 10 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने उतार दिए हैं मध्य प्रदेश में। कल 5 नाम थे, उससे पहले भी 5 नाम उन्होंने जो है जाहिर किए थे। तो क्या लगता है नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो जैसे ही सौरभ जी ने एक बात कही कि जेल मैनुअल्स में कुछ संशोधन हुए, दरअसल वो संशोधन नहीं, जैसा कि सौरभ जी ने कहा कि प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया गया है। उससे फायदा जरूरी नहीं है आनंद मोहन जी को पहुंचाओ, बल्कि आनंद मोहन जी के जितने भी परिचित लोग जेल में थे उन सबको, और पार्टीज के जितने लोग उस जेल में थे उन सबको उससे फायदा मिला है। तो आनंद मोहन जी के अलावा बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो जेल से रिहा हुआ है इस लॉ को हटाने की वजह से। दूसरा, ये जो मीटिंग थी ये अनऑफिशियल मीटिंग थी, चाहे ये 10 मिनट की रही हो या 15 मिनट की रही हो, लेकिन मकसद बहुत साफ था। साफ मकसद ये था कि अब आनंद मोहन जी जेडीयू में तो नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल ये था कि क्या आरजेडी में उनका ऐसा थोड़ा झुकाव हो सकता है, तो आरजेडी में भी अब उनका झुकाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो ठाकुर का ये जो विवाद चल रहा है और मनोज झा जी ने जो कविता पढ़ी है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आरजेडी के मंत्रियों ने भी उनके ऊपर उठाए हैं। तो यहाँ से 2 ऑप्शंस तो खत्म हो चुके हैं। तीसरा, बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं हेरफेर देखा जाए तो अपर कास्ट पॉलिटिक्स के पिछले 3 से 4 दशक में हमने देखा है बहुत इम्पैक्टफुल रही है बिहार की राजनीति। और गोपालगंज के डीएम के जो मर्डर का उनके ऊपर जो चार्ज है, एक वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ठाकुर वाला विवाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये 24 में जरूर उठेगा। अब जहां तक रही ऑप्शंस की बात, जेडीयू और आरजेडीयू का ऑप्शंस नहीं है, इसलिए नीतीश जी और बीजेपी आप कह सकते हैं इनकी तरफ अब जरूर आनंद मोहन जी एक बार सोचने की गुजारिश जरूर करेंगे। यही से राजनीति के थोड़े से मायने बदलेंगे। और मैं कहूंगा कोसी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है, कोसी डिस्ट्रिक्ट मैं बीच में टोकना चाहूंगा अक्षय जी को मैं बीच में टोकना चाहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आनंद मोहन का जो ऑप्शन है वो जदयू में खत्म हो गया है, और ये पक्की खबर है मेरे पास कि कुछ ही महीनों में आनंद मोहन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ज्वाइन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
कारण आनंद मोहन का इस बार जो है वो रुख क्लियर है, वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं और अपने लोगों को इकट्ठा महागठबंधन के पक्ष में कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत उनकी दूरियां आरजेडी से जरूर बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ आरजेडी से दूरी बढ़ी है और नीतीश कुमार उस दूरी को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आज नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं। तो लबोलुआब यही है कि फायदा 2024 में महागठबंधन को मिले, इंडिया गठबंधन को मिले, उसी की कोशिश हो रही है। और ये समझना कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अलग हो गए हैं, अलग होने वाले हैं, मुझे लगता है कि इसमें कोई मतलब पक्की खबर ये नहीं है। लेकिन आरजेडी के भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रियंका भारती जी, ये बताइए ये क्या है? एक तरफ नीतीश कुमार आपके साथ गठबंधन में है, आपके जो सुप्रीमो हैं वो आनंद मोहन के बारे में ये कहते हैं कि उसका ना अक्ल है ना शकल है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज उनके गांव जा रहे हैं, उनके दादाजी उनके चाचा जी के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो ये क्या है, कैसा गठबंधन है ये? देखिए, नीतीश कुमार जी एक पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 12 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, और इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि समाजवादी राजनीति से उभरे हुए लोगों के प्रियंका जी, ये जो कार्यक्रम है ना, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। एज ए मुख्यमंत्री वो नहीं जा रहे हैं। कंटिन्यू तो करने दीजिए, पहले बोलने तो दीजिए। सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, ये लोकतांत्रिक रवैया नहीं है। कंप्लीट नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैंने सवाल किया, आपको रोका नहीं है मैंने। तो वही तो, आप मुझे पहले सेंटेंस कंप्लीट कर दे। सुनने की आदत हमें डेवलप करनी होगी, तभी डिबेट सही तरीके से नहीं, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आराम से बोलिए। जिस तरीके से 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं नीतीश कुमार जी, और वहां के वो मुख्यमंत्री हैं, तो अगर आपको क्या लगता है यहाँ लोकतांत्रिक रवैया नहीं है? लोकतांत्रिक रवैये में ही कोई व्यक्ति अगर किसी भी मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा रखता हो तो उससे मिलना मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, कर्तव्य भी है। अगर आप भी मिलना चाहे, हम मिलना चाहे, तो मिलना चाहिए उनको। अगर अभी ऐसा थोड़ी है कि मणिपुर में आग लगा हुआ है और वहां की आवाम त्राहिमाम कर रही है और अपने देश के पीएम से कह रही है एक बार आके मिल ले, लेकिन ऐसा रवैया बना हुआ है कि वो मिलने को तैयार नहीं है। तो मिलने को एक सौहार्द, राजनीतिक सौहार्द के तौर पर आप देखिए इसको। राजनीतिक मतलब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रियंका जी, आपको पता है कि मुख्यमंत्री आज कहाँ गए हैं? ये मिलना हुआ क्या? ये औपचारिक मुलाकात है क्या? ये आपको औपचारिक मुलाकात, ये आपको समझ में आ रहा है? ये औपचारिक मुलाकात है क्या? उनके गांव जा रहे हैं, मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, वहां एक विशाल जनसभा होना है, आप इसको महज एक मुलाकात बता रही हैं। तो आप क्या कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मिलना चाहे, मुख्यमंत्री को बुलाना चाहे, उनकी इच्छा हो तो वो ना जाए? उनको जाना ही चाहिए। यही तो है राजनीति में सौहार्दता। कल बीजेपी के लोग बुलाए, भाजपा के लोगों के बारे में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि वो हमारे मित्र हैं और अंत तक हमारे मित्र रहेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? वहां भी कहा था, वहां पे भी उन्होंने सामाजिक राजनीति की सौहार्दता का प्रदर्शन किया था। तो कल अगर बीजेपी के नेता अगर मुख्यमंत्री को न्योता देंगे तो उनके साथ भी मंच शेयर करेंगे मुख्यमंत्री। आप यही कहना चाह रही हैं? मंच शेयर करना, मिलना और ना मिलना, तो आज आनंद मोहन, प्रियंका जी, आज आनंद मोहन के साथ वो मंच शेयर कर रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुझे मालूम है, तो जनसभा होने तो दीजिए। वहां पर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे आपको नजर आ रहा है कि लालू जी और नीतीश जी के बीच में तकरार हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। कल लालू जी भी वहां से भाषण दे रहे हैं या जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपको तकरार नजर आ रहा है क्या? देख लीजिए, आनंद मोहन, प्रियंका जी, ये आनंद मोहन वो हैं जो आपके राज्यसभा सांसद को उन्होंने गाली दी। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो उनका जीभ खींच के सभापति के तरफ उछाल देता। ये वो आनंद मोहन है। और उसके बाद राजद के बयान को भी आपको सुनना होगा, तेजस्वी जी के बयान को भी सुनना होगा। वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप इन सब बातों को, ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ी है मनोज झा जी ने, क्या वो गलत किया? आप उसको गलत मानते हैं किसी भी नजरिए से? उन्होंने बिल्कुल मानते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल मानते हैं। लिटरेचर में साहित्य जो मानते हैं वो मूर्ख है, वो जाहिल है। अच्छा, आप समझ आ रहे हैं? आप समझ आ रहे हैं? पहले भाषा की मर्यादा रखिए। क्या नाम है इनका यार? प्रियंका, भाषा की मर्यादा रखिए। महिला है, कुछ मत बोलिए। एक मिनट, प्रियंका जी,
वो प्रियंका अभी जी, अभी नीतीश जी के प्रियंका जी, जो प्रवक्ता प्रियंका थे, जी, उनको आपने क्या प्रियंका कहा? जी, क्या दिया गया है? प्रियंका जी, या तो आप बातों को बिल्कुल। समझ नहीं रही हैं या गोल गोल घुमा रही हैं। आप बिल्कुल, जिसको मूर्ख आप कर बताइए रही मुझे। हैं, आप जिसको मूर्ख कर रही हैं, जिसको जाहिल हम कर रही मूर्ख हैं, जी, उसी आदमी के साथ आपके मुख्यमंत्री आज मत साझा कर रहे हैं। उन्हीं हम डॉक्टर विनीत सिंह जो अभी हमें कह रहे हैं ना, हम इन्हें मूर्ख कह रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि तो कविता को आनंद मोहन तर्क किया। सर हम भाई इन्हें मूर्ख आपके बोलते हैं कि नहीं कविता एक को बात तर्क आइए, किया। आपके डिबेट में एक प्रोफेसर को ये मूर्ख कह रही है, क्या ये प्रोफेसर है? किस क्रेडेंशियल से, ये किस हक से कह रही हैं? मैं भी कह रही हूँ अरे ये क्या महिला है तो कुछ भी बोल दीजिएगा, और हम बोलना चालू करें तो यू प्रियंका जी नो अपने वे भाषा नहीं, पर, भाषा की मर्यादा समझिए प्रियंका जी पहले आप। अपने अपने अभी जदयू के अपनी प्रवक्ता भाषा, इन्होंने कहा कि बाई आ गया है। प्रियंका जी, कैसे ये लोग हैं? प्रियंका जी, आप बाई एक बड़ी बिहारी पार्टी के भाषा है। प्रवक्ता बनी हैं, जदयू को आप एक बाई आ बड़ी गया पार्टी अरे है। के सौरभ भाई, प्रवक्ता जिसके बनी हैं। पार्टी के लोग प्रियंका शिक्षा प्रियंका मंत्री और जी, माँ दुर्गा का अपमान करते थे, क्या आशा कर सकते हैं आप? जरा प्रियंका इनका जी, आप पूछिए एक क्या कर रही है ये? आप एक सम्मानित पहले पार्टी एक की मिनट कुछ प्रवक्ता बोलिए। हैं, भाषा पर संयम रखिए, किसी को मूर्ख मूर्ख मत कहिए। कहना- आप मूर्ख मैम आप ये कहना ना समझिए भाषा मैम से कि हम लोग संबंध पढ़े नहीं लिखे नहीं है, समझे ना? जब चालू है। होंगे ना तो आपको मुझको बचने की जगह नहीं आप- मिलेगी आपको। पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको समझ चलिए होती ठीक है, कि बेवकूफ हैं भाई। वाल्मीकि जी ने जो कविता लिखी वो क्यों लिखी, आखिर क्या दर्द रहा उसके पीछे, और मेटाफोर सिमिली जैसी चीजें भी होती हैं। देखिए मेटाफोर और मेटाफोरिकल मत समझाइए हम लोग को, समझे ना? आप लोग समाज को बांटते हैं, आप लोग जातों को बांटते हैं आप। जातों को बांटने में नहीं, और लोगों आप को साथ नहीं में नहीं है। आप अरे नौवीं फेल आदमी के पार्टी के आपसे आशा क्या करेगा कोई? हनुमान बनने से कुछ नहीं दूसरे को होगा। अनपढ़ गंवार विनीत बोल जी, अरे हम जो बन गए, हमने बनने लंका से जला कुछ दिया है, नहीं आपको भी होगा। जला देंगे हम। पहले भाषा की मर्यादा रखिए। मैम महिला है, उसके महिला का सम्मान करते हैं हम लोग, समझे कि नहीं? अलर बलर मत बोल दिया कीजिए, और आप किसी को कुछ ही बोल दीजिएगा आप। टेल मी हाउ कम यू फिगर आउट दैट आई एम अ फूल? नो यू आंसर मी, हाउ कम यू फिगर आउट दैट आई एम अ फूल? नहीं सौरभ भाई, आपके सम्मानित चैनल पे ये डिबेट हो रहा है सौरभ भाई, आप अगर नहीं रोकिएगा तो आई एम गोइंग टू वॉक आउट। अगर पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को शी इज गोइंग टू कॉल मी अ फूल, then I am not going to stop myself. She has what credential? I need to understand this thing. इनका क्रेडेंशियल क्या है? इनका क्रेडेंशियल क्या है? नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री जी के पार्टी के होके ये अनर्गल बकवास करेंगे ये, और सुनेंगे हम लोग ये। देख लीजिए, देखिए। अनामिका जी, एक मिनट, प्रियंका जी शांत हो जाइए, प्रियंका जी शांत हो जाइए, प्रियंका जी शांत हो जाइए। कुछ बोलना चाह रही है, पहले उनको सुन लेते हैं। सलोनी हाँ जी, जी, सबसे नाम पहले तो मैं कहना चाह रही हूँ कि विषय से विषयांतर हुए लोगों की, और जो तर्क सत्य और तथ्य से परे जाकर अनर्गल प्राप्त करते हैं, उन्हें आप इतना समय ना दें। और उन्होंने ना सिर्फ विनीत जी को, उन्होंने शुरू में तो सौरभ जी को कहा कि जो जिस तरह से और इतनी गंभीर बात पे जिस तरह से स्टैटिस्टिक और व्यंग्यात्मक तरीके से हंसती है, और अगर इनका स्टाइल है तो निहायत ही निंदनीय। अनामिका जी थोड़ा सा उनको माफ कर दीजिए, कारण कि नई प्रवक्ता बनी है, मुझे लगता है कि शायद अभी बोलने के लिए नहीं आता होगा या अनुभव भी नहीं है। चलिए ठीक है, महिला है, थोड़ा सा हम लोग समाजवादी लोग नहीं है। अनामिका जी एक्सपीरियंस की कमी है शायद अनामिका जी एक्सपीरियंस की कमी है, नई प्रवक्ता बनी है, अभी लोगों को जानती भी नहीं है अच्छे से। उनको उनकी बातों को वही छोड़, अनामिका जी उनकी बातों को वही छोड़ दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी प्लीज शांत हो जाइए, प्रियंका जी प्लीज शांत हो जाइए। अनामिका जी अब अनामिका जी उनकी बातों को छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, नई प्रवक्ता बनी है, शायद अभी धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगी। हाँ, मैं मुद्दे पर आता हूँ। प्रियंका जी शांत हो जाइए, प्रियंका जी शांत हो जाइए, प्रियंका जी शांत हो जाइए। उसको नेत्री बोलते हैं, नेताजी मत बोलिए, हमारे लिए भी कुछ शब्द छोड़िए। प्रियंका जी शांत हो जाइए। अनामिका जी बताइए, आज जो मुख्यमंत्री गए हैं आनंद मोहन के गांव, क्या है ये? क्या है ये? सबसे पहले नीतीश जी की प्रकृति और प्रवृत्ति रही है हमेशा से दबाव की राजनीति करने की, ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने की, और उनके विषय में आपको याद हो बोलते भी रहे लालू जी की उनके पेट में दांत। और जब एक तरह के संयोग लगातार घटित होते हैं तो उसमें संयोग नहीं होते, वो सारी घटनाएं एक योजना का हिस्सा होती है।
जब से ये तथाकथित गठबंधन बनता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए, क्योंकि इनके सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो आप लगातार देखते जाइए किस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के नेताओं से कहलवाते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के सबसे श्रेष्ठ दावेदार हैं। जब उस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उस गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाया जाता, तो फिर वो एक शगुफा निकालते हैं जातीय जनगणना का। यद्यपि वो सर्वे था, उसका उन्हें अधिकार भी नहीं था, और सिर्फ जातीय सर्वे के आंकड़े बाहर लाते। एक विषय, इसके बाद क्या होता है कि वो अजीब और गरीब तरह की चीजें करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कैसे दबाव बना पाऊं। उसी बीच में आप देखते हैं कि तेजस्वी जी के लिए बिलबिलाता बिहार एक पोस्टर आता है और उन्हें सीएम पद के दावेदार के लिए बिलबिलाता हुआ बिहार की जनता को बताया जाता है। ये विषय अलग है कि अपराध में, अराजकता में और अपमान में पूरा बिहार बिलबिला रहा है। इसके बाद होता है कि आप देख ही रहे किस तरह से कांग्रेस के कार्यक्रम में वो जाते हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश में वो प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, इससे लगातार समझ में आता है। और आनंद मोहन जी के साथ जाना कि वो नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव पर और आरजेडी पर, आदरणीय लालू जी पर और आरजेडी पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी हमेशा की प्रवृत्ति रही। और वो नहीं, आरजेडी भी उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है लगातार। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार कहाँ जाता है, उनकी दबाव की राजनीति रहे। स्वयं प्रधानमंत्री बनने का एक दिवा स्वप्न वो देखते रहे और समय समय पर अलग अलग लोगों पर उस पर दबाव बनाते रहे। और ऐसा हमने भी उनके साथ भुगता है जो हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, क्योंकि हमने उन्हें बड़े भाई का हमेशा सम्मान किया। और कम सीट आने के बाद भी मुझे लगता है देश का एकमात्र उदाहरण होगा, हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और जहां तक अभी प्रियंका जी बार बार बोल रही थी, कितना आसान और मतलब बहुत हास्यप्रद लग रहा था मुझे जब वो कह रही थी। खैर, उनके लिए तो हर चीज ही हास्यप्रद है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्माइल और कुछ भी बोलना। मुझे लगता है गंभीरता की बहुत कमी है, व्यक्तित्व में कमी है। अनुभव एक अलग चीज होता है, प्रकृति और प्रवृत्ति अलग चीज होती है। ठीक है। उसके बाद सौरभ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो सार्वजनिक व्यक्ति होता है, उसकी एक एक बात, उसकी एक एक चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके द्वारा किया गया एक एक घटना जो होती है, उसके सियासी मायने होते हैं। तो आनंद मोहन जी के यहाँ जाना, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाना, वो जदयू के हर नेता के व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं जाते, किसी की मूर्ति अनावरण में नहीं जाते होंगे। और अभी जैसे कि कह रही थी कि हमारी पूरी बिहार की करोड़ों जनता के वो मान लेते हैं कि रहनुमा है, संरक्षक है, मुख्य, तो मैं बुलाती हूँ किसी कार्यक्रम में अपने मूर्ति अनावरण करके, क्या वो आएंगे? या सौरभ जी आप बोलेंगे? ये बात उतनी सहज नहीं है और दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति लगातार कर रहे हैं। और आनंद मोहन जी को निस्संदेह वो हवा दे रहे हैं, क्योंकि आदत है ऐसा करने की नीतीश कुमार जी की कि वो लोगों को हवा देते हैं और अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते हैं। जी चलिए विनीत जी, आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पर और लालू प्रसाद यादव पर? बिल्कुल सौरभ भाई, इसमें दो राय कहाँ है। नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में लोग महीनों इंतजार करते हैं, उनसे मिलते नहीं है, तो वो किसी से मिल लेते हैं, ये सब तो बात बेकार की है। नीतीश कुमार जी दबाव के राजनीति के कहते हैं ना कि अब नेपोलियन मान लें इनको, और ये करते रहेंगे। आनंद मोहन भले भी जेल से होके आए हैं, पर इनके अपने समुदाय में, मैं भी उसी समुदाय से आता हूं, तो उस समुदाय में प्रभाव है, खास करके कोसी क्षेत्र में। उनके दादाजी को गांधी ऑफ कोसी कहा जाता था, तो उनका प्रभाव है। तो नीतीश कुमार जी जानते हैं इस बात को लेके कि राजद से उनको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि राजद में अकल की भारी कमी है, शक्ल तो है ही नहीं। तो जब वहां से कुछ मिलेगा नहीं, जब वहां से कुछ, अरे यार हमको एक बोलने तो दीजिए। आप इसके बाद आप किसी को बोल रहे हैं? प्रियंका जी, इसके बाद आप किसी को बोल, हम किसी का नाम लिए हैं? हमने किसी का नाम लिया है क्या? विनीत जी, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होना चाहिए। विनीत जी बोलिए, विनीत जी बोलिए। सौरभ भाई, हाँ सौरभ भाई, तो ये जो है नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव के रिश्तों के बीच में खटास आनी चालू हो गई है, ये बात मान लीजिए। ये शीत युद्ध चलेगा 2024 से आगे बढ़ते हुए 25 तक। लेकिन विनीत जी, यहाँ एक सवाल तो ये भी है ना कि जो दूरियां बढ़ी है आरजेडी और आनंद मोहन के बीच, हो सकता है नीतीश कुमार उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। कारण अगर आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ रहें तो भी महागठबंधन को फायदा मिलेगा, लालू प्रसाद यादव को फायदा मिलेगा। तो ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि जी सर भाई, आप याद कीजिए, आपके ही डिबेट में आपने ही कहा था इस बात को लेके कि पहले आनंद मोहन जी लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, गेट से ही उनको वापस लौटा दिया गया था। उसके बाद वो नीतीश कुमार जी से गए थे। तो आनंद मोहन जी ने तो कोशिश कर लिया था लालू प्रसाद यादव के पास से, पर वहां पे उनको नहीं मिला जो तवज्जो मिलना चाहिए था, फिर वो नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे। और आज भी, और ये आनंद मोहन, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ है, तो आनंद मोहन अगर नीतीश कुमार के साथ भी रहते हैं
तो 2024 में फायदा तो महागठबंधन को मिलेगा, लालू प्रसाद यादव को भी मिलेगा। सौरभ भाई, ऊपर से जो दिखता है ये सांकेतिक है, क्या नीचे के लोग के दिल और दल मिल गए हैं? ये नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी को घमंडिया गठबंधन में देखिएगा, राहुल गांधी जी कि जब उनकी सदस्यता बहाल हुई थी सीधे भाग के वो लालू प्रसाद यादव के पास मटन खाने पहुंचे थे। नीतीश कुमार जी को एक फोन तक नहीं किया गया। तो ये बात समझ में नीतीश कुमार जी को आ गया है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस मिलकर, अब आप ये सोच के देखिए, अखिलेश सिंह ने लालू प्रसाद यादव को ही क्यों बुलाया? भाई बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनको भी बुलाना चाहिए था, उनको नहीं बुलाया। तो कांग्रेस को इस बात की भी जानकारी है कि लालू प्रसाद का प्रभाव जो है वो यहीं तक नहीं, केंद्र तक है। तो बिहार में 24 और 25 में टिकट बंटवारे भी। विनीत जी, क्या लग रहा है लालू यादव और कांग्रेस की जो है वो नजदीकियां बढ़ रही है? क्योंकि अखिलेश ने कल भरे मन से कहा था कि लालू जी आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं, और उसमें नीतीश को नहीं बुलाया गया, लालू को बुलाया गया। बिल्कुल सलोनी जी, और लालू प्रसाद यादव जी ने भी दुल्हे का उपमा देकर राहुल गांधी को सजा दिया है, संवार दिया है। तो अब धीरे धीरे समय आ गया है। 24 में देखिए किसी तरह ये चल जाएगा, लेकिन 25 बिहार विधानसभा में उससे पहले इनका खंडन तय है। जी चलिए अक्षय जी आपको समझ, आखिरी सवाल पे मैं आना चाहूंगी। क्या लगता है कि ये जो मुलाकातें हैं, ये जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी, इस मुलाकातों के बाद किस ओर जा रही है बिहार की राजनीति? क्योंकि आने वाले समय में अभी लोकसभा चुनाव है, 2025 में फिर बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो किस तरफ जा रही है बिहार की राजनीति? देखिए, मेरे नजरिए में एक राजनीतिक एक मायना है। जो नीतीश कुमार जी हैं वो अभी राष्ट्रीय राजनीति में अपना रोल निभाना चाहते हैं। इसी की वजह से जो तेजस्वी जी हैं वो राज्य के सीएम बनना चाहते हैं, फ्रॉम डेप्यूटी सीएम टू सीएम। यहाँ पे प्रॉब्लम धर्म चक्कर अब यही आता है कि नीतीश जी को अगर राष्ट्रीय में जाना है, और अगर आज इस चीज का मायना देखा जाए तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि जेडीयू में ही जाएंगे। मुझे लगता है कि ये थर्ड फ्रंट इंडिया अलायंसेस की वजह से भी हो सकता है पॉसिबल, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भी उनका, आनंद जी का, मोहन जी का झुकाव हो सके। दूसरी बात, हर पार्टी के राजनीतिक विशेषज्ञ बैठते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोसी डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास की 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इनका थोड़ा इम्पैक्ट है वोट्स का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई सिटिंग सीएम अगर किसी से मिलता है, स्पेशली जेल में, तो उसका कोई ना कोई मायना जरूर होता है। देयर इज सम प्लानिंग। मुझे लगता है यही थर्ड फ्रंट की वजह से ये एक नया ऑप्शन खुला है। तो हम आने वाले टाइम में तेजस्वी जी को सीएम का चेहरा मान के चलें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए प्रियंका जी बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक ही हैं? लालू प्रसाद यादव आनंद मोहन का खिलाफ कर रहे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को भेज दिया कि आप जाके कवर अप कीजिए। कवरिंग अप वाली कोई कवर अप तब करते हैं जब कोई गलती करते हैं। कवरिंग अप वाला कोई रणनीति यहाँ पर है नहीं। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा और अभी वही दोहराएंगे कि एक राजनीतिक सौहार्द होता है। यहाँ तो लोगों को मेरे मुस्कुराहट से भी समस्या है, तो जो मुस्कुराहट से समस्या रखते हैं वो तो नफरती लोग हैं, तो उनका हम कोई इलाज कर नहीं सकते हैं। और बाकी रहा कई लोग की काम नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा विजन इन चीजों पे नहीं है कि कौन यहाँ कहाँ जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हम तो नजरिया रख रहे हैं बिहार को हम कैसे धरातल पर एक अहम राज्य, उत्कृष्ट राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-1.5 लाख टीचर की बहाली ला रहे हैं, लोगों को 2 महीने में रोटी रोजगार दे रहे हैं, एकदम धड़ाधड़ बिहार को सही दिशा में मोड़ रहे हैं। जो गलती भाजपा लोग काम करने नहीं दे रहे थे नीतीश जी को, तब नीतीश जी मजबूरी में आए इधर आरजेडी के पास। हम लोग फिर साथ मिल करके इतने मेहनत से लगे हुए हैं। तो महागठबंधन की सरकार बिहार को सही दिशा दे रही है। इन लोगों को पच नहीं रहा है, इनको लग रहा है कहीं नफरत फैल नहीं रहा है, कहीं दंगा नहीं हो रहा है। अरे क्या हो रहा है राजनीति में? तो राजनीति को सही दिशा प्रियंका जी, आपके पार्टी के कई नेताओं ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री को आनंद मोहन के गांव नहीं जाना चाहिए, उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहिए। सबको अपना रवैया रखने का सबको अपना रवैया रखने का अधिकार है। हम किसी को ये थोड़ी कहेंगे कि आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी का पोस्टर पे हर जगह फोटो होगा, जो बोलेंगे नरेंद्र मोदी रेल का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। सबको अधिकार है। और नीतीश जी अगर मिलने के लिए गए हैं तो राजनीतिक सौहार्द है, इससे ऊपर और कुछ नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये आनंद मोहन से उनकी मुलाकात नहीं है, ये चुनावी सभा है।
तो आप बार बार मुलाकात करके बातों को छोटा क्यों कर रही हैं? चुनावी सभा का आप उसको नाम भी कैसे दे रहे हैं? और चुनाव का अभी चला रहे हैं क्या? सभा उसके नाम पे हो रही है? वहां गए हैं, वहां लोगों को एड्रेस करेंगे, अपने लोगों से मिलना, अपने लोगों को सामने बातें रखना, ये कहाँ से आपको चुनावी नजर आ रहा है? मुझे तो लग रहा है लोगों के साथ इंटरेक्शन है। लोगों के साथ इंटरेक्शन मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इसी बहाने सहरसा जा रहे हैं, सहरसा की धरती पर अपने लोगों से मिलेंगे। हाल भी यही मुलाकात है और कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ। चलिए, अच्छी बात है। कल हो सकता है बीजेपी के भी कोई नेता बुला लें और वो उनके साथ भी मन साझा करे, तो आप उसको महज एक मुलाकात ही कहें। जी अनामिका जी, आप कुछ अनामिका जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अनुभव के साथ साथ सामान्य शिष्टाचार की भी माननीय प्रियंका जी में बहुत कमी है। हंसने की एक जगह होती है और गंभीर विषय पे गंभीर विषय की तरह बात की जाती है, पर मुझे लगता है नई नई प्रवक्ता बनी है और प्रशिक्षित है नहीं। और उस दल में प्रशिक्षित कैसे हो सकती है जहाँ जातीय नरसंहारों पे भी हंसा जाता हो, जहाँ माँ दुर्गा का अपमान करके भी अट्ठास लगाया जाता हो, और जहाँ आपके जैसे प्रबुद्ध बैठे हुए मीडिया कर्मी को और विपिन जी जैसे प्रोफेसर को भी जहाँ जाहिल और गंवार कहा जाता हो। कितना कंट्रडिक्शन है इनकी बातों में। अभी ये करी थी हम किसी को अच्छा, रोक नहीं दूध भात है सकते। इनका। जातिवादी नहीं होंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रियंका जी बीच में मत बोले, आप बीच में नहीं बोले। जब आप बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोल रही थी, ठीक है? और बीच बीच में ये रटे रटाए तोते की तरह 8-10 सेंटेंस, कभी मणिपुर का जिक्र, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र, इस देश की देवतुल्य मतदाता जनता को तय इन्होंने क्या बोला? सलोनी जी, आपने सुना? झोली में जाए, आपने सुना ये इनको? तय करने के लिए प्रियंका जी, प्रियंका जी पहले अनामिका जी को बताइए, उनकी बात पूरा कर दें। शांत हो जाइए। अनामिका जी, प्लीज उनकी बात कंप्लीट कर दीजिए। नहीं है कि राजनीतिक व्यक्ति अगर एक सांस भी लेता है सौरभ जी, तो राजनीतिक जो बड़ा नेता होता है उसकी एक सांस लेने के भी मायने होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी घटना है कि वो आनंद कुमार, उसमें भी विषय है राजनीति में नहीं, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में वो जा रहे हैं। और व्यक्तिगत कार्यक्रम में कोई किसी के यूं ही नहीं जाता, व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाने के राजनीतिक मायने होते हैं। और बिल्कुल कहा सही, नेपोलियन क्या पुरोधा है वो, इस तरह की राजनीति के, दबाव की राजनीति के हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी पुरोधा है। तो वो इस तरह से ही करेंगे, वो दबाव बनाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि उधर तेजस्वी जी भी छटपटा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। और अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नीतीश कुमार जी माननीय जाना चाहते हैं हमारे केंद्र में, तो उसकी छटपटाहट है। तो इस तरह के दबाव वाली वो चीजें करते रहेंगे। और विपिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनीत जी कि 24 आते आते पूरा कुंभा बिखर जाएगा और 25 आते आते तो ताश के पत्तों की तरह इनका गठबंधन बिखर जाएगा। लेकिन अनामिका जी 25 में तो फिर वो जाएंगे आप ही के साथ ना, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे जी अभी वैसे माननीय जी जैसे कि अभी कहा कि प्रियंका जी कह रही थी कि वो हमने उन्हें काम नहीं करने दिया, तो काम करने वाले, जातीय टुकड़ों में बांटने वाले वो लोग आपस में एक साथ रहें। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग खड़े रहेंगे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पे खड़ा होकर अपने गौरव को लाभान्वित कर और उस पे गौरव पे अपने आधार पे गौरवान्वित महसूस करके जो जातीय टुकड़ों में हिंदू, सनातन और भारतीयता को नहीं बांटेंगे, और जिनके रहते हुए किशनगंज में हमास के समर्थन में नारे नहीं लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे तत्व कभी भी खड़े नहीं हो सकते जिन्हें भारत माता की जय कहलवाने में दिक्कत होती है और हमास के समर्थन में खड़े होते हैं। जी प्रियंका जी बताइए, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात को पूरा कीजिए। अनामिका जी कुछ सेंटेंस यूज कर रही थी, दोबारा रिपीट करने का कष्ट करेंगी? रटे रटाए के बाद एक विशेषण यूज किया था आपने कुछ। हाँ बिल्कुल, रटे रटाए आप आप बताइए। उसके बारे में बात करते हैं। नहीं, उसके बाद तो आप क्या कहती हैं? आप महिला हैं, आप अच्छा आप महिला हैं, आप महिला हैं, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके जरा खुसरू, हम महिलाओं उस पर बात नहीं करें। 10 सेकंड सौरभ भाई, 10 सेकंड विपिन सिंह जी, सौरभ भाई, 10 विपिन सिंह जी, सेकंड, अगर मैं बात कर रही हूँ तो बीच में बात करने दें। ये जातीय कुंठा यहाँ पहले मेरा नाम विनीत है, विनीत है, विनीत है, क्या है? विनीत है, हाँ विपिन नहीं है, विनीत है। जब सब बोलते हैं जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो हनुमान आ जाते हैं उछल के भाजपा का साथ देने के लिए। ये रवैया बंद कीजिए थोड़ा। अरे नहीं है, आप आपका दूध भात मान रहे हैं, हम लोग ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपको। हम लोग महिलाओं को आप लोग सीरियसली लेते कहाँ है? महिलाओं को सीरियसली लेते कहाँ है आप लोग? खैर, ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं करते हैं, जातीय टुकड़ों में बांटते हैं। आपको इतना समझ होना चाहिए कि भारतीय समाज और यूरोपियन समाज में बहुत डिफरेंसेस हैं।
यहाँ का समाज जातियों में स्वयं बटा हुआ है। आपके हिंदू धर्म की पूरी परत ही बिल्कुल, मैं जातियों आपकी बात पर का जातियों पर जवाब टिकी हुई है। जो आप पढ़कर आएंगे ना, उसका जवाब मैं आपको दूंगी। मैं भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में आपसे बात करूंगी, बोले पहले आप खत्म करें। पश्चिम पे और भारत पे बात करिए, मैं आपसे बात करूंगी। नहीं नहीं प्रियंका जी, आज आपके बोलिए। नेता ने माँ दुर्गा के बारे में क्या कहा, कुछ पता है आपको? नहीं 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 प्रियंका क्या मैं प्रियंका बोलूं, एक तरफ से विशेषण देते प्रियंका हैं, जी, एक तरफ से रोका टोक करते थे। कोई विशेषण नहीं दिया आपने, दिया था विनीत जी को। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं नहीं उस बात को देखिए प्रियंका जी, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कर नहीं रही नहीं हूँ। आप भी उनके बारे में कुछ मत बोलिए ना। जो मुद्दा है आनंद मोहन पर बात हो रही है, आनंद मोहन पर सवाल किए जा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा था कि आपके नेता ने आज माँ दुर्गा के बारे में क्या बयान दिया, आपको है पता? क्या क्या बयान दिया, आप मुझे जरा वही अवगत तो कराएं। नहीं वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको है पता कि उन्होंने क्या बयान दिया है? बताएं मुझे, थोड़ा सा प्रकाश डालें। चलिए ठीक है, प्रकाश आज चूंकि मुद्दा नहीं है तो मैं उस पर प्रकाश डाल के समय की बर्बादी नहीं करूंगा। लेकिन ठीक है, अगर आप दीजिए। जो कहते हैं ना कि जातियों में समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं अपना जातीय दम आपको अपने पास में रखे। हम जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जातीय वर्चस्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो प्रिविलेज लेके सैकड़ों सालों से बैठे हुए हैं ना, हजारों सालों से, हम उस प्रिविलेज को गिराने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अनामिका जी बोलिए। 10 सेकंड मुझे भी, 10 सेकंड सलोनी जी, 10 जी सेकंड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऋग्वेद को और सारी व्यवस्था को पढ़ा होता, ठीक से पढ़ा होता, तो इन्हें पता होता प्रियंका जी को कि अंग्रेजों की देन है, भारत में कभी जाति व्यवस्था थी ही नहीं। ये पश्चिम की देन है, पुर्तगीज सबसे पहले यहाँ पर जाति व्यवस्था लेकर आए। भारत में कभी जाति व्यवस्था नहीं पढ़ लेंगी। शांत रहे प्रियंका जी, मुझे बोलिए। अगर ऋग्वेद का सूत्र पढ़ लेंगी लास्ट, तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक ही घर में 4 तरह का व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं। एक विषय, और जातीय नरसंहारों के लिए बिहार इस देश में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी अगड़ा पिछड़ा, हमने उज्ज्वला देते समय नहीं सोचा, आयुष्मान देते समय नहीं सोचा, हमने 3 तलाक हटाते समय नहीं सोचा कि उस तुष्टीकरण के नतीजे हमें क्या भुगतने पड़ेंगे, हमने 370 हटाने से पहले नहीं सोचा, हमने राम मंदिर बनाने से पहले नहीं सोचा। और यहाँ जो भी अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनकर आता है, उसे कम से कम अपनी पार्टी के हाल में ही नेता क्या कर रहे हैं इसका तो ज्ञान होना चाहिए, और नहीं है तो ज्ञान लेकर आए। भारतीय और सनातन परंपरा और जाति व्यवस्था के विषय में बोलने से पहले इस पर आप एक डिबेट रखिए सौरभ जी, जाति व्यवस्था पे। ये पुर्तगीज की देन है, ये 4 लाइनें पढ़ लेने से। और आरजेडी के वो जो एक कहावत है ना, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, कुएं के मेंढक की तरह 4 लाइनें पढ़ लेने से आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ ये ना बताएं कि सनातन में जाति व्यवस्था थी या नहीं, ना गुलाम व्यवस्था यहाँ पर थी, ना जाति व्यवस्था। ये अंग्रेजों की देन है, ये पुर्तगीज की देन है। और इस पर जब आप डिबेट रखेंगे तो पूरा 5 घंटे बोलने को तैयार हूँ सौरभ जी। बिल्कुल, समय की कमी है। बिनी जी अपनी बात पूरा कीजिए। भाई 10 सेकंड। ये सेलेक्टिव डिस्कशन नहीं होना चाहिए जो नैरेटिव बनाती हैं लोग ना। आप मणिपुर का चर्चा कीजिए, लेकिन यहीं पे पटना में, खुसरूपुर में, जहानाबाद में, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में, गाय घाट शेल्टर होम कांड में अनाथ बच्चियों के साथ कुकृत होता है, कुकर्म होता है, और इनके सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बने रहते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। कोई मिलने नहीं जाता है खुसरूपुर की उस महिला से जो कि दलित भी थी। तो ये सेलेक्टिव नैरेटिव ना कीजिए। और 2 लाइनों दिनकर की बात बोल के बस अपनी बात खत्म करूंगा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों के वीरों का, धनु छोड़कर क्या गोत्र होता है रणधीरों का। पाते हैं समान तपोबल से भूतल पे शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायरकुर। तो जातिवादी परंपरा से ऊपर उठिए और उठ के बिहार का विकास कीजिए। जी चलिए खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे नीतीश कुमार और आनंद मोहन की मुलाकात से बिहार की राजनीति में और क्या क्या नया फर्क पड़ता है और क्या नई चीजें जो है वो अब बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।